डोनाल्ड ट्रंप बड़े गाजे बाजे के साथ में, धूम धड़ाके के साथ में ईरान में सत्ता परिवर्तन करने के लिए गए थे। रिजीम बदल देंगे, अनकंडीशनल सरेंडर करेगा ईरान, इस दावे के साथ में डोनाल्ड ट्रंप ईरान के अंदर गए थे। लेकिन बहुत बड़ी खबर मैं आपको यह देने जा रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमेरिका की संसद में बाकायदा वोटिंग हुई है और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भारी वोटिंग हुई है। 47 में से 40 सांसदों ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हस्ताक्षर किए हैं। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और इजराइल को इसका सबसे जोरदार झटका इस वोटिंग से लगने वाला है। इजराइल के हथियारों के ऊपर सीधा अंकुश इस वोटिंग से लगने वाला है और किस तरीके से अब डोनाल्ड ट्रंप उनके खिलाफ माहौल बन रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को कुर्सी से उतारने की अब तैयारी बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दे रही है। डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी, वो मिड टर्म इलेक्शन तो छोड़िए, आप अभी भी खतरे में दिखाई दे रही है। मैं एक खबर आपको दिखाता हूं और आप देखिए कि किस तरीके से वोटिंग और उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बहुत बुरी तरह से फंसे हुए नजर आ रहे हैं। ये अल जजीरा की आप खबर देखिए, इसके अंदर कहा गया है कि अमेरिकी सीनेट ने एक ऐसे प्रस्ताव पर मतदान किया है जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कांग्रेस की मंजूरी के बिना ईरान पर हमले जारी रखने की क्षमता को सीमित करता है। सीनेटरों ने 52 के मुकाबले 47 मतों से प्रस्ताव का विरोध किया है। यह इस वक्त में जो है वो सबसे बड़ी खबर है और कई अलग अलग प्रस्ताव रखे गए। ईरान के ऊपर आप हमले नहीं करेंगे। यहां पर जो वोटिंग हुई वो 52 के मुकाबले 47, इसमें ईरान के खिलाफ किसी प्रकार से हमला नहीं होना चाहिए, ईरान के ऊपर हमला नहीं होना चाहिए, इसको लेकर के 52 में से 47 ने इसमें वोट किया। इसके बाद में एक और जो है वोटिंग हुई है और इसके बारे में जानकारी आप ये देखिए। एक्सियोस की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में इजराइल की साख अभूतपूर्व गिर गई है। 47 डेमोक्रेट सीनेटर्स में से 40 ने आज रात इजरायली सेना को बुलडोजर की आपूर्ति के खिलाफ मतदान किया। 47 डेमोक्रेट सीनेटर्स में से 36 ने इजराइल को बमों की आपूर्ति के खिलाफ मतदान किया। राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने पर विचार कर रहे किसी भी डेमोक्रेटिक सीनेटर ने आज शाम इजराइल को हथियारों की आपूर्ति के पक्ष में मतदान नहीं किया। 3 बड़ी बातें यहां पर साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। यानी अमेरिका के अंदर मौजूदा वक्त में आज डोनाल्ड ट्रंप कुर्सी पर हैं, आज वो राष्ट्रपति के पद पर हैं, वो हटेंगे ये तो बिल्कुल साफ है। अमेरिका का कानून जो इजाजत ही नहीं देता है कि वो तीसरी बार फिर से राष्ट्रपति बन पाए और ऐसे में आगे जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं वो भी इजराइल को हथियार देने के पक्ष में नहीं है। ये यानी बिल्कुल साफ तौर पर जड़ें काटने वाला काम जो है वो हो रहा है कि इजराइल की जड़ें काटो। इजराइल अगर व्हाइट हाउस में अमेरिका की सत्ता में, अमेरिका की हुकूमत में अगर पंजे गाड़ करके बैठा रहेगा तो हमारा देश यूं ही बर्बाद होता रहेगा, हमारा टैक्स पेयर का पैसा वो यूं ही जाता रहेगा। ये कुल मिलाकर के इस वक्त के हालात जो दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका के अंदर जो भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने जा रहे हैं वो सब इजराइल के खिलाफ है। यानी अगला जो राष्ट्रपति होगा वो इजराइल के पक्ष वाला नहीं होगा, ये आप समझ लीजिए। दूसरी यहां पर यह कहा गया है कि 47 में से 40 डेमोक्रेट वो इजरायली सेना को बुलडोजर देने के पक्ष में नहीं है। इसके बाद में यह भी कहा गया है इसके अंदर एक्सियोस की रिपोर्ट में कि 47 में से 47 डेमोक्रेटिक सेनेटर्स में से 36 ने इजराइलों को बमों की आपूर्ति कराने से, यानी उनको बम देने से, उसके खिलाफ में वोटिंग की है कि इजराइल को बम हथियार नहीं दिए जाए। इससे करारी और कोई हार हो सकती है, इससे करारी और कोई चोट हो सकती है कि आपके एक लॉबी है, आपके एक मुट्ठी भर लोग हैं और वो मुट्ठी भर लोग जो नफरत पसंद हैं, उनको खून देख करके मजा आता है, लाशें देख करके मजा आता है, वो भले ही इस जंग को सेलिब्रेट कर रहे हों, लेकिन बाकी जितने अमन पसंद लोग हैं, जो इंसानियत पसंद लोग हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं साहब, ये खून खराबा, ये हथियार, ये गोला बम बारूद, ये जंग रोकिए साहब, ये जंग ठीक नहीं है दुनिया के लिए।
अमेरिका के लिए, ये बात ये कही जा रही है। इसके बाद में मैं आपको एक खबर और बताता हूं जो बर्नी सैंडर्स की तरफ से ट्वीट किया गया है, और उन्होंने लिखा कि आज डेमोक्रेटिक पार्टी के 80% से ज्यादा सदस्यों ने अमेरिकी जनता का साथ देते हुए नेतन्याहू और उनके कथित अवैध युद्धों के लिए अमेरिकी सैन्य मदद रोकने के पक्ष में वोट किया है। जब यह कोशिश शुरू हुई थी तब सिर्फ 11 वोट थे, लेकिन अब यह बढ़कर के 40 हो गए हैं। यह बदलाव दिखाता है कि अमेरिका के लोग क्या सोचते हैं, चाहे वो डेमोक्रेट हो, चाहे वो रिपब्लिकन हो या निर्दलीय हो। ज्यादातर लोग चाहते हैं कि उनका टैक्स का पैसा देश के अंदर लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने में लगे, न कि मध्य पूर्व में निर्दोष महिलाओं, बच्चों की जान लेने में या अमेरिकी सैनिकों की जान खतरे में डालने में लगे। हैरानी की बात है कि पूरे देश में बड़े विरोध के बावजूद रिपब्लिकन अभी भी नेतन्याहू और ट्रंप का समर्थन कर रहे हैं। यहां पर वो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। यहां पर वो कह रहे हैं कि 80% लोग, 80% सांसद, और वो चाहे इस पार्टी के हो, उस पार्टी के हो या चाहे निर्दलीय हो, सब खिलाफ है। लेकिन मुट्ठी भर जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी, डोनाल्ड ट्रंप के जो कट्टर वाले समर्थक हैं, वो केवल इस युद्ध के साथ में है, वो केवल इजराइल के साथ में है। बाकी सब चाहते हैं कि भैया हमारा पैसा हमारे देश में लगे, ना कि मिडिल ईस्ट में जाकर के खून बहाने में, वहां पर बच्चों और महिलाओं को यतीम बनाने के अंदर जो लगे। ऐसा 80% लोग, वो अमेरिका के लोग जो है मानते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको रोका जाना चाहिए, इस तबाही को रोका जाना चाहिए। इसके बाद में बर्नी सैंडर्स ने एक और जो है वो बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार था, लेकिन पूरे फलस्तीनी लोगों पर हमला करने का नहीं। विशेषज्ञों ने सही कहा है कि यह नरसंहार है, जेनोसाइड बता रहे हैं बर्नी सैंडर्स। वो कह रहे हैं कि इजराइल अपनी रक्षा कर सकता है, लेकिन आप फिलिस्तीन के ऊपर हमला करें, यह अधिकार आपको नहीं है। आप नरसंहार करें, यह आपको कोई अधिकार नहीं देता है, इसको जायज नहीं ठहराया जा सकता है। इसके बाद में एक और अमेरिकी सीनेटर हैं, यूएस कांग्रेस वीमन ब्रिटनी पैटसन, और उन्होंने कहा है कि पीट हेगसेथ बहुत अयोग्य हैं। वह बिना सोचे समझे डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के युद्ध को आगे बढ़ा रहे हैं, जो हमारी सैनिकों को, हमारे देश की सुरक्षा को और दुनिया में हमारी छवि को खतरे में डाल रहा है। सिंगल गेट से लेकर के इसे खतरनाक बढ़त तक यह साफ है कि वह रक्षा मंत्री बनने के लायक नहीं है। अब समय आ गया है कि पीट हेगसेथ इस्तीफा दें। केवल डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, केवल नेतन्याहू के खिलाफ बातें नहीं हो रही है, बल्कि उस पूरी लॉबी के खिलाफ बातें हो रही है। पीट हेगसेथ वही आदमी है जो इस वक्त में जो है वो रक्षा मंत्री जरूर है, लेकिन वो इजराइल में जाकर के साफ तौर पर ग्रेटर इजराइल की बात करने वाले आदमी है। वो इजराइल में जाकर के और यहूदियों के मंदिरों के और उन सब के बारे में बात करने वाले आदमी है। तो आप सोचिए कि उनका इस्तीफा मांगा जा रहा है और कहा जा रहा है कि यह आदमी अमेरिका की सुरक्षा करने के लायक नहीं है, इस आदमी को इस्तीफा देना चाहिए। इसके बाद में कांग्रेस की और सांसद हैं वीमेन यास्मीन अंसारी, और उन्होंने कहा है कि मैंने पीट हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग के प्रस्ताव पेश किए हैं क्योंकि उन्होंने अपने पद की शपथ का उल्लंघन किया है, अमेरिकी सैनिकों को खतरे में डाला है और युद्ध अपराध किए हैं। इन आरोपों में नागरिकों पर हमले और ईरान के मिनाब शहर में एक लड़कियों के स्कूल पर हमला भी शामिल है। अमेरिका में केवल कांग्रेस को ही युद्ध घोषित करने का अधिकार है। उनके इन कामों के कारण उन्हें तुरंत पद से हटाया जाना चाहिए। दरअसल आप इस बात को समझिए कि अमेरिका के कानून के तहत, अमेरिका के संविधान के तहत, अगर अमेरिका किसी देश के साथ में युद्ध में जाता है या अमेरिका किसी देश पर कोई बहुत बड़ा हमला करता है, तो उसको कांग्रेस की अनुमति लेनी पड़ेगी। यानी उसको एक बहुमत संसद के अंदर वो जुटाना होगा, तभी जाकर के आप किसी देश पर हमला कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी सनक है, आपका पागलपन है और आप अपनी सनक में, अपने पागलपन में मुंह उठा करके किसी भी देश के ऊपर हमला कर देंगे। तो ये बातें जो है यहां पर निकल करके सामने आ रही हैं। वहीं एक और सीनेटर हैं जिनकी तरफ से कहा गया, जैक रीड इनका नाम है, और इनकी तरफ से कहा गया कि राष्ट्रपति ट्रंप की ईरान से जुड़ी लापरवाही और बार बार की गलतियों की कीमत अब आम अमेरिकी लोगों को चुकानी पड़ रही है। अब समय आ गया है कि वो युद्ध की बजाय बातचीत, डिप्लोमेसी का रास्ता अपनाएं।
डेमोक्रेट्स लगातार कोशिश करते रहेंगे इस विदेशी युद्ध को जिम्मेदारी से खत्म किया जाए, देश के अंदर लोगों पर बढ़ते बोझ को कम किया जाए। ये जो है वो बातें निकल करके सामने आ रही है। हर कोई जो है वो खिलाफ होता हुआ नजर आ रहा है और जाहिर सी बात है, आप देखिए कि बीच युद्ध में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इस तरह का माहौल है। तो ये तो मैंने आपको जो है वो अपडेट्स दी है। इसके बाद में भारत को भी एक तरीके से आप यूं कहिए कि अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक झटका दिया गया है। परसों खबर आई थी और बड़े गाजे बाजे के साथ में उस खबर को बताया गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी से 40 मिनट फोन पर बात की है। यह कहा गया कि साहब 40 मिनट फोन पर बात हुई है और उसके अंदर बड़ा लव यू वाली बातें हो रही थी कि वो, उसमें कहा गया कि वी ऑल लव यू, इस तरह की बातें कही गई कि अमेरिकन पीपल्स लव यू। गजब है साहब। अब देखिए किस तरह का लव यू, किस तरह का इलू इलू है। ये खबर आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। भारत को लेकर के एक, आप यूं कह सकते हैं कि बुरी खबर है। अमेरिका ने रूस और ईरान से भारत को जो तेल खरीदने की छूट दी थी उसको खत्म करने की घोषणा कर दी है। अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत फिर से पाकिस्तान में होगी। व्हाइट हाउस ने इस वार्ता के लिए पाकिस्तान को बेहतर कूटनीतिक सहयोगी बताया है और आसिम मुनीर वो तेहरान में ईरान के साथ में बातचीत कर रहे हैं। तीन बातें यहां पर समझिए। एक तरफ भारत में हवा बनाई जाती है, माहौल पैदा किया जाता है कि भैया इलू इलू हो रहा है, लव यू कहा जा रहा है और 40-40 मिनट नरेंद्र मोदी साहब से बात हो रही है। लेकिन मैंने अब से कुछ देर पहले व्हाइट हाउस की उनकी जो प्रवक्ता है कैरोलिन लेविट, उनका एक बयान सुना और आधिकारिक तौर पर उनका बयान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कुछ कहें वो उतना सीरियसनेस के साथ में लोग नहीं सुनते हैं, लेकिन इनके बयान को सुनते हैं क्योंकि ये सरकारी प्रवक्ता के तौर पर बोल रही थी। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ में ही हम जो मध्यस्थता है वो पाकिस्तान के साथ में ही जाएंगे, यानी पाकिस्तान ही मीडिएटर का रोल जो है वो अदा करता रहेगा। और ये भी कहा इसमें आगे उन्होंने जोर दे करके कि पाकिस्तान बहुत शानदार काम कर रहा है, पाकिस्तान ने दोनों मुल्कों की बहुत मदद की है, इस तरह की बातें कही गई। और वहीं भारत से क्या कहा जा रहा है कि आपको हमने जो छूट दी थी कि आप रूस से तेल ले सकते हैं, ईरान से तेल ले सकते हैं, उस छूट को हम खत्म कर रहे हैं। अब बताइए इलू इलू कहां है, वो लव यू कहां है, बताइए जरा। ये सीधे तौर पर दिखा रहा है कि कहने की बात, लफाजी की बात, और ये खबर जो कहीं पर जाएगी नहीं। हालांकि वैसे आप देखें तो डोनाल्ड ट्रंप ये कह जरूर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये युद्ध अगर खिंचेगा तो डोनाल्ड ट्रंप को फिर कहना पड़ेगा कि आप तेल ले लीजिए। लेकिन वो होता कौन है साहब, अमेरिका होता कौन है कि हम कहां से काम करेंगे और कहां से नहीं करेंगे। जब जॉर्जिया मेलोनी इटली की प्रधानमंत्री वो खुल करके जो जवाब दे रही है, स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज वो जवाब दे रहे हैं, दुनिया जवाब दे रही डोनाल्ड ट्रंप को, और यहां अजीब सी चुप्पी जो दिखाई देती है। यहां वो दिखाई देता है कि कोई, हम बोलेंगे ही नहीं, हम चुप रहेंगे, और जब जब लव यू की बात होगी तो उसको ट्वीट कर देंगे, उसमें खबरें जो चलेंगी उसमें गोदी मीडिया उसको खूब बड़ा चढ़ा करके दिखाएगा। इस खबर पर बात क्यों नहीं हो रही है? पाकिस्तान करे पाकिस्तान ना करे उससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वैसे तो खैर शांति कहीं से भी आए, चाहे छोटा सा कोई अगर टिम्बक भी अगर कहीं पर शांति लाने का प्रयास करता है तो उसकी भी सराहना की जानी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के साथ में आपके अच्छे कैसे रिश्ते हैं, छोड़ दीजिए इस बात को। अमेरिका पाकिस्तान के साथ में किस तरह के रिश्ते निभाता है, इस बात से कोई खास मकसद जो है वो नहीं होना चाहिए, कोई खास लेना देना नहीं होना चाहिए। लेकिन भारत के साथ में उस तरह के ताल्लुकात क्यों कि आप एक दिन इलू इलू बोलेंगे और अगले दिन कहेंगे कि नहीं खबरदार तेल नहीं लोगे वहां से। आप होते कौन हो हमें खबरदार बोलने वाले? आप हैं कौन साहब? और नरेंद्र मोदी की वो बातें तो आप भूल जाइए जब वो कहते थे कि साहब भारत इतना बड़ा देश है, भारत को कोई डरा नहीं सकता है, इस तरह की बातें जो कही गई थी। अब देखिए किस तरह की बातें जो है हो रही हैं। अब इसके बाद में जो है एक बयान मैं आपको और दिखाता हूं, और ये इस वक्त में खबर जो निकल करके सामने आ रही है वो यूएन के हवाले से खबर निकल करके सामने आ रही है, जहां पर संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद के विशेषज्ञों ने सभी सदस्य देशों से वो इजराइल को हथियार न भेजने की अपील की है। यह कहा गया है कि कोई इजराइल को हथियार नहीं भेजेगा, इजराइल को हथियार नहीं सौंपेगा, इजराइल के साथ में हथियारों की डील नहीं करेगा। और यह यूएन की तरफ से कहा गया है। यूएन ने अपने जितने भी सदस्य देश हैं उनसे ये कहा है।
मैंने आपको कल भी खबर दिखाई थी कि यूरोप के देश ज़्यादातर वो खिलाफ हो गए हैं, ज़्यादातर देश वो इजराइल से पीछे हट चुके हैं। इटली ने अपनी डिफेंस डील वो इजराइल से रद्द कर दी है और उसके साथ साथ यूरोप के 27 में से 26 देश हंगरी को छोड़ करके वो अपना अलग अलग डील का जो अलग अलग हिस्सा है उसको रद्द कर रहे हैं। यानी जो अलग अलग डील है उसमें जो अलग अलग क्लोज जिस पर सहमति बनी थी उन सबको वो रद्द कर रहे हैं। ये इस वक्त में इजराइल की स्थिति है, अमेरिका की स्थिति है कि अमेरिका और इजराइल के खिलाफ पूरा विश्व जो है लामबंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरी दुनिया वो एक साथ आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अगर किसी को नहीं दिखाई दे रहा है तो वो इजराइल के वो लोग जो साफ तौर पर भारत की छवि को धूमिल कर रहे हैं, जो इजराइल के पक्ष में खड़े हैं और इजराइल को अपना सगा भाई बता रहे हैं। इसी तरह से एक बवाल मचाइए, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। ये मेजर गौरव आर्या हैं और ये मेजर गौरव आर्या एक टीवी चैनल पर एक बहस में कहते हैं कि इजराइल का सगा भाई हूं मैं, और ये कहते हैं कि बम मारो, चाहे 1000 बम मार दो लेबनान के ऊपर, 50 बम मारो गजा में। नहीं है, हम इजराइल के सगे भाई हैं और मैं सपोर्ट करता हूं जो इजराइल कर रहा है लेबनान में, और मैं तो ये कह रहा हूं। ये बात जो इनकी तरफ से कही गई और उसके बाद में आप ये देखिए कि भारत के अंदर हैदराबाद में जो ईरान की एम्बेसी है उसकी तरफ से जो है इसका विरोध जताया गया और कहा गया कि ये इस तरीके से ठीक नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये चीज़ें चल रही हैं। अब भारत और किस तरीके से ये लोग भारत की जो विरासत है उसकी भद पिटवा रहे हैं वो सबके सामने है। शेयर कीजिए इस खबर को और लगातार जो भी अपडेट्स निकल करके सामने आ रही है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अगर आपके लिए मुमकिन है तो आर्थिक तौर पर थैंक्स बटन का प्रयोग करके हमें मदद भी जरूर कीजिए। और नीचे कमेंट सेक्शन में मैंने व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया है, व्हाट्सएप के जरिए भी हमसे जरूर जुड़िए। शुक्रिया, थैंक यू। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि